A warm welcome to you all in the weekly workshop CLT and ELT. And I hope last time हमने जो वर्कशॉप ली थी वो आपके लिए थोड़ी फ्रूटफुल रही होगी, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग उस पर बनी होगी। तो आज का हमारा वीकली वर्कशॉप जो ELT, CLT एंड इट्स मेथोडोलॉजी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जो लास्ट वर्कशॉप थी उसमें मैंने आपको एक ओरिएंटेशन दिया था व्हाट इट ऑल अबाउट ELT, what is English language teaching, then what is CLT, that is communication language teaching, right? और आप इसको क्लासरूम लैंग्वेज टीचिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं व्हेन यू यूज द टर्म CLT, राइट? लेकिन यहाँ पर आज इस स्पेसिफिक वर्कशॉप में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CLT एंड इट्स मेथडोलॉजी। कि अगर हम CLT की बात कर रहे हैं कि हम CLT को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो CLT है क्या इन टर्म्स ऑफ अ लर्नर हु वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, राइट? और ये पूरी बात हम ELT के पर्सपेक्टिव में करना चाहते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आप लोगों का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कीप योर क्वेश्चंस इन योर पार्किंग स्लॉट. Let me proceed with the content first and I will try to make this session more interactive. क्योंकि उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं कुछ पढ़ के आऊं और यहाँ पर आकर आपको उसकी डिलीवरी दे दूं, बल्कि उद्देश्य ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कितने रियल लाइफ सिचुएशन में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। केवल किताबों में लिखी हुई बातें किताबों के लिए ही बनी हैं या फिर वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी की जा सकती हैं हमारी रियल टाइम की सिचुएशन को चैलेंज करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए, राइट? तो बिल्कुल टाइम से हम अपनी वर्कशॉप शुरू कर चुके हैं एंड आई विल ट्राई कि 5 o'clock तक आई विल फिनिश विद द कंटेंट सो दैट हाफ ऑफ द वर्कशॉप वुड कंप्लीटली बी फॉर द डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप खुल के क्वेश्चन करिए, जो आपको नहीं समझ आता है, कम समझ आता है या जिसपे आपको लगता है मुझे और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ये आपका वर्कशॉप है, ये आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। सच मानिए जब हम इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे थे तो मेरा केवल एक उद्देश्य था कि भले ही 20 लोग हो वर्कशॉप में, लेकिन उसका उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझने वाले लोग होने चाहिए। ये सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने का जैसा वेबिनार नहीं होना चाहिए, ये बहुत रियल टाइम पर ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जो हम फिजिकली करते थे, जिनका रिजल्ट निकल के आता था, जिनका आउटपुट निकल के आता था। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो अभी मेरे को रिसेंटली मीटिंग में 1-2 लोग मिले और उन्होंने बोला कि ये कोई अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है, थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि मैम जो वीडियोस आप बना रही हैं या जो वर्कशॉप आप ले रही हैं वो सच में हमको रियल टाइम में हेल्प कर रहे हैं। तो सच मानिए इस तरीके के फीडबैक हमें और ऊर्जा भर देते हैं और कोशिश रहेगी कि ये भी वर्कशॉप आपके लिए उतनी ही फ्रूटफुल रहे। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो उसे अपने पार्किंग स्लॉट में रखिए। द मोमेंट आई वुड बी डन विद द कंटेंट ऑफ द वर्कशॉप वी विल डिस्कस इट, राइट? कोशिश करिएगा वो क्वेश्चन पूछें जो आपकी रियल लाइफ की सिचुएशन पे फिट बैठते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछें जो सच में आपकी नहीं बल्कि हजारों लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता हो। और दूसरी बात ये कि कोशिश करिएगा कि अपना माइक और अपनी स्क्रीन को आप ऑन ना करें जब तक आपको कहा ना जाए, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन वर्कशॉप की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ इधर भी हैं और कुछ उधर भी हैं। तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम लोग केवल 100 लोगों को जोड़ सकते हैं डायरेक्टली अपने साथ। इसी के लिए YouTube लिंक भी आपको शेयर किया गया है, तो वो लोग चैट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। और कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो उस पर्टिकुलर चैनल को जो हमने केवल वर्कशॉप के लिए बनाया है वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आई वुड बी आंसरिंग यू एट बेस्ट ऑफ माई लेवल, राइट? तो वर्कशॉप में कही गई हर बात बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी सिचुएशन को एम्पावर करने के लिए यूज हो, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। और पूरी वर्कशॉप के दौरान कहीं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको लगता है ये पर्टिकुलर पॉइंट तो फिट नहीं होता, ये आप जो कह रहे हैं ये किताबी बात है, तो प्लीज आई वुड रियली वेलकम यू इफ यू विल कम अप विद एनी क्वेश्चन just to help all of us with something which is really going to help us in real time situation, right? तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम सब लोगों ने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रांसलेशन मेथड अपनी लाइफ में किए हुए हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपको कम्युनिकेशन करने की बारी आती है तो आप हेजिटेंट फील करते हैं। आप एक अलग तरीके की, कि बार बार अभिषेक शर्मा जी प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, प्लीज सर थोड़ा सा ध्यान रखें, थैंक यू। तो जब भी बात आती है कि किस तरह से हम
अपनी सीखी हुई चीज को रियल टाइम में यूज कर सके, तो हम हेजिटेंट फील करते हैं, एक प्रेशर में आ जाते हैं। इंग्लिश समझ तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब इसको प्रेजेंट करने की बात आती है, जब ये कम्युनिकेशन की बात आती है, तो हमें लगता है सुनना ज्यादा अच्छा है, बोलेंगे तो कहीं कोई गलती ना हो जाए। एंड आई एम श्योर कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि देखिए ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये एक सेकेंड लैंग्वेज है। व्हाट आई वाज सेइंग कि व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, तो हम हेजिटेंट फील करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, और हमको लगता है सुनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द सेम, तो हम उतना कंफर्ट फील नहीं करते। ऐसा कतई नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं आती। आप में से कई लोग यूपी बोर्ड से होंगे, कई आईसीएसई से होंगे, कुछ सीबीएसई से होंगे। सबने इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह भी पढ़ा होगा, किसी ने पोइट्री भी पढ़ी होगी, कुछ लिखते भी होंगे। लेकिन जब कम्युनिकेशन का पार्ट ये बन जाता है, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो आप देखिए 1960 से एक कॉन्सेप्ट आया है सीएलटी का, ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर नहीं था, लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, काफी सारी रिसर्च हुई, तो ये पाया गया कि सीएलटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग पे जब हम बात करें, तो आप देखिए ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ कम्युनिकेटर हूँ और आप वहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, राइट। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बहुत साधारण, बहुत लेमैन लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो एक व्यक्ति अपनी बात सामने वाले तक रखता है, दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनता है, उसी मैनर में समझता है और एक फीडबैक देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कल मार्केट जाएंगे, और आपने मुझे वापसी में आंसर दिया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो आपने कहीं मार्केट का नाम नहीं लिया, लेकिन जो मैंने कहा आपने उसको समझा और उसके रेफरेंस में, उसके कंटेक्स्ट में आपने मुझे आंसर दिया। कम्युनिकेशन डन, राइट। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो कीवर्ड्स मैंने यूज किए वो आपने भी यूज किए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनी और कम्युनिकेशन खत्म। इसी तरीके से जब आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, तो मुद्दा ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस डेवलप हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इनको अपने दिमाग में फिट कर लें। पहली चीज, जब आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखते हैं। दूसरी चीज, जब आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह सीखते हैं। और तीसरी चीज, जब आप इंग्लिश को कम्युनिकेशन की तरह सीखते हैं। तो आप देखिए, जैसे ये टर्म कहता है CLT, विच इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, राइट। तो कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है, जिसका छोटा सा पार्ट लैंग्वेज है, इसको हम टीच करने की बात कर रहे हैं। तो हम कम्युनिकेशन सीख के लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहे हैं, ना कि लैंग्वेज को सीख के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आई होप इसकी क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इन तीनों में भी डिफरेंस है, राइट। हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि हमें लाइफ के एक पड़ाव पे आके समझ में आता है कि मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ ली, लेकिन मैंने इंग्लिश को कभी लैंग्वेज की तरह पढ़ा ही नहीं, हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा। प्रोज आया तो प्रोज पढ़ लिया, पोइट्री आई तो पोइट्री पढ़ ली, रिदम पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उनको अप्लाई कर लिया, और बहुत सारा somebody is writing alright, और बहुत सारा एग्जाम दे लिए। और जब हम पास हो गए और जब रियल लाइफ में हम लोग बाहर निकले, ग्रेजुएशन लेवल पे आए या फिर जॉब में आए, या किसी से कम्युनिकेशन की बात आई, तब हमें लगा अच्छा हम तो इतना जानते थे कि फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने हमेशा उसे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। When it comes to language, it has different dimension, and when it comes to communication, it has altogether different dimension. तो ये वर्कशॉप आपको एम्पावर करने वाली है इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कि किस तरह से आप इंग्लिश, आप सच मानिए आने वाली वर्कशॉप में, और जो हम पीछे भी ले चुके हैं क्लास, एक पर्टिकुलर वर्कशॉप, इनमें जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे ना, वो आप किसी भी टारगेटेड लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की चुनौती दे सकती हूँ कि आप जिन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट आप हिंदी पढ़ाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप संस्कृत पढ़ाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्रेंच पढ़ाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती है इन वर्कशॉप की कि आप इसमें जो भी सीखने वाले हैं, वो उनका कवरेज, उनका डायमेंशन इतना वाइड है कि ये आपको एम्पावर करेगा, राइट। तो हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंडर ने जो बात कही, रिसीवर ने वही बात को रिसीव करके अपना रिस्पॉन्स दिया, कम्युनिकेशन डन। अब अगर इस पूरे बीच में हो सकता है आपने बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक की हो सकता है आपने लैंग्वेज के प्रिंसिपल को फॉलो ना किया हो,
लेकिन अगर आपका मीनिंग क्लियर है, संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है, तो सच मानिए सीएलटी की यही खूबसूरती है, वो केवल ये फोकस करता है इंटरैक्शन। जो भी टारगेटेड लैंग्वेज है उसको कम्युनिकेशन के पार्ट पे लाके इंटरैक्शन को स्ट्रॉन्ग करके इंटरैक्शन को बेस बनाकर लैंग्वेज को सीखना। तो आप कम्युनिकेशन करके लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ना कि लैंग्वेज को सीख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक बड़ा गोला है, वो है आपका सीसी, विच इज योर कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, और उसका एक छोटा सा पार्ट है एलसी, विच इज योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। और जब आप सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी इसी का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आपने अपनी जिंदगी के 16 से 17 साल एलसी पे लगाए, विच इज योर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, तो आप लैंग्वेज तो सीख जाएंगे, लेकिन जब यही लैंग्वेज कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो शायद आप थोड़ा कमजोर फील करेंगे। यहीं पर अगर आपने कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के छोटे से पार्ट सब्जेक्ट को पढ़ा, विच इज एससी, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, राइट, तो हो सकता है 12वीं तक आपने बहुत अच्छे स्कोर्स लाए, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आपको इंग्लिश का एक्सीलेंट स्टूडेंट कहा जाता था, लेकिन जब कम्युनिकेशन की पार्ट आई तो आप भी ढीले पड़ गए, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन का जो कॉम्पिटेंस था उसका केवल एक हिस्से पे अपनी मास्टरी ली थी। तो यही कारण है कि 1960 से चली आ रही सीएलटी, विच इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, अपने आप में बहुत उभरता हुआ अपॉर्चुनिटी है उन लर्नर के लिए जो किसी भी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो ये आपको मदद करने वाली है। क्योंकि ये संवाद करने की जो एक कुशलता है, जो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस है, ये ना केवल आपको लैंग्वेज पे एम्पावर करती है बल्कि आपको सब्जेक्ट पे भी एम्पावर करती है। तो आइए अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे, राइट। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जितने लोग अभी 100 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट से चैट बॉक्स पे आइए और आपके नाम का पहला जो भी लेटर है, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज आकांक्षा, राइट, तो आपके नाम का जो भी पहला लेटर है उससे कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए जो आपको आता है। वो किसी जगह का नाम हो सकता है, वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ओह माय गॉड, आई कैन सी इट। सो इट इज एप्पल, उपमा, डेली, सन, स्टनिंग, सिंपल, मैंगो, ओह वाओ, ऑसम, ग्रेप्स, आगरा, अडोरेबल, वैल्यू, एयर होस्टेस, daring, right, yummy, language. Ma'am, could I speak in English? Yes, you can, don't worry. Patna, ankle, grapes, raise, aeroplane, raise, adorable, perfect. So you see, Darjeeling, nice activity, prayer, Ganges, reasonable, Saturday, mango, nice, and this is really nice. Cambridge, shine, Sushma means Sundar, very nice. Memory, Meena Bhatia, Saturday, perfect. So you see, अभी ये कोई भी फॉर्मल क्लास नहीं है और हम योगर्ट, वाओ दैट्स परफेक्ट, रियली ऑसम, गुड। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था छोटा सा। आप किसी भी लर्नर से बात करें, मैं यहाँ पर जो भी बात कह रही हूँ, अगर आप एक टीचर हैं तो आप इसको अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप खुद एक लर्नर हैं तो आप इसे अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये जितने भी हफ्तों तक ये हमारी वर्कशॉप चलेंगी, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील एम्पावर्ड। आपका कंफर्ट बढ़ेगा इस लैंग्वेज को सीखने का, आपका कंफर्ट बढ़ेगा इसको यूज करने का, राइट। तो अभी हमने कुछ खास नहीं किया, हमने केवल ये कहा कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है, उससे कोई भी वर्ड दे दीजिए। आप 100 लोग हैं, मेरे पास 1 मिनट लाइक 1 मिनट भी शायद ज्यादा है, कुछ सेकंड के अंदर 100 नए शब्द आ गए, राइट। इसमें कहीं कोई हार्श इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए, कहीं कोई प्रेशर नहीं था, कहीं कोई टेंशन नहीं थी, कहीं आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। यही ब्यूटी है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की। कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग आपको रियल लाइफ के लिए तैयार करता है। तो जैसे ही बोला कि अपने नाम के पहले अक्षर का कोई भी शब्द लिख डालिए, तो आप फटाफट आ गए। किसी ने कलर का नाम लिखा तो किसी ने क्वालिटी लिख दी, किसी ने कोई पर्टिकुलर माउंटेन का नाम लिख दिया तो कोई गायत्री लिख रहा है, राइट कोई मीना मंच लिख रहा है। तो आपके दिमाग में जो आया, इसे कहते हैं रिलेटिंग विद द थॉट विच यू हैव इन योर सराउंडिंग। तो जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है वो इसी पे फोकस करता है, इसे कोई नए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है।
जो भी आपके पास है, आप जिस तरीके की सिचुएशन में रहते हैं, आपका जो भी एनवायरमेंट है उससे रिलेट करें और सीखें। और देखिए, ये इसका पुख्ता सबूत है कि हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके के नाम से आ रहा है। कोई पीस दे रहा है तो कोई पिंक दे रहा है, राइट। एक कलर है और एक शांति है, एक एट्रीब्यूट है तो एक रिफ्लेक्शन है, राइट। तो आप जिस तरीके के माहौल से बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं, आप तुरंत उन चीजों को यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग यही बताता है कि आपके आसपास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन चीजों से भी आपका एक्सपोजर है, उन चीजों को यूज करके सीखें और जो भी सीखें वो बोलें, राइट। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं कि LSRW कॉन्सेप्ट जो हम खूब रट रट के पढ़ते हैं, जो बहुत सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ऐसे ही चलता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की आप बात करेंगे तो इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग विच इज योर LSRW, इसमें जो एस का पार्ट होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। मतलब स्पीकिंग का जो पार्ट है वो फोकस में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये 100 लोग जो भी डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, अगर यही एक क्लासरूम में या फिर एक इनफॉर्मल सेटिंग में साथ में बैठे होते, तो जो चीज हम लिख रहे हैं वो चीज हम बोल रहे होते, राइट। तो बोलना पहले होता और जब आप बोल रहे होते तो बाकी के 99 लोग आपको सुन रहे होते। ये प्रूव करता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग को। और एक व्यक्ति अगर एक बार पढ़ने निकलेगा तो किसी भी हालत में 100 नए शब्द नहीं सीख सकता, राइट। आप जैसे ही 10 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, आपका मोरल डाउन होगा और आप खुद को लगेगा कि ये तो मैं याद ही नहीं रख सकता इतने सारे। लेकिन जब आप एक ग्रुप में बैठे होंगे, क्लासरूम में होंगे या किसी इनफॉर्मल सेटिंग में होंगे जहाँ 100 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो जैसे ही आप इन 100 शब्दों को सुनेंगे, आई कैन गारंटी यू, अभी हम इसके साथ और भी आगे एक्सप्लोर करेंगे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ। ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि ऑनलाइन भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। जब हम फील्ड में होते हैं तो सच मानिए ये अपना रियल टाइम इफेक्ट दिखाते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कोऑपरेटिंग रियली वेल कि हम ऑनलाइन भी इस वर्चुअल मीटिंग में भी हम किस तरह से एक्टिविटीज के थ्रू सीख पा रहे हैं। तो एक बार में आपने, जब आप अपना एक शब्द बोला, आपके उस एक शब्द से, उस एक वर्ड के साथ साथ आपको 99 शब्द तुरंत के तुरंत मिले। और जब भी कोई हमारे सामने कुछ बोलता है तो हम केवल सुनते नहीं हैं बल्कि एक्सप्रेशन को भी देखते हैं, राइट। तो जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो परमानेंटली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट होता है। तो हो सकता है 100 के 100 नए शब्द आपको कतई याद ना रहे, लेकिन ये 100 के 100 शब्द में से कम 50 से 25, मतलब डिपेंड करता है आपका अटेंशन पावर कितना है, आपका एक्सपोजर कितना है, आपका रेडीनेस टू लर्न कितना है और आपका प्रेजेंट अटेंशन टूवर्ड्स द वर्कशॉप कितना है, राइट। उस हिसाब से आप उन नए शब्दों को कैप्चर करेंगे। ये यहाँ पर इस चीज को फोकस करता है कि किस तरह से स्पीकिंग पहले है, उसके बाद लिसनिंग है, और किस तरह से आप कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग को यूज करेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैम इतने आसानी से हमने सुन लिया कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग होती है, तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। लेकिन मुश्किल है। मुश्किल ये है आपके मेंटल जो आपकी साइकोलिंग्विस्टिक्स हैं उन पर काम करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम को सीखने के लिए एक मेंटल रेडीनेस बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये बोले कि हमको इंग्लिश सीखना है, तो आप क्या करेंगे? आप गूगल करेंगे वो 90 घंटे वाली क्लास, या आप यूट्यूब पे जाएंगे आप, राइट। तो वहां पर आप देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे से थंबनेल बनाए होते हैं। इन 3 सेंटेंसेस को पढ़ के आप सीख जाएंगे इंग्लिश, और कैसे सीखें 2 घंटे में इंग्लिश, और किस ये 10 सेंटेंस जो रोज बनाए। मैं सच बताऊं आपको, ये कहीं नहीं यूज होते। कोई भी प्रैक्टिकल स्किल बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते, चाहे वो आकांक्षा सक्सेना पढ़ाएं या फिर वो कोई भी विश्व प्रख्यात एक्सपर्ट पढ़ाएं। कोई भी टेक्निक, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट जब तक आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली यूज ना करें। तो आप देखिए, लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज को सीखना अपने आप में एक प्रैक्टिकल स्किल है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में वो क्या करें जो आपको मदद करे कम्युनिकेशन के थ्रू लैंग्वेज सीखने में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये कि आपको सिक्योर फील करना चाहिए। सबसे पहले आपकी मेंटल रेडीनेस होनी चाहिए कि ये जो मैं सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या जो मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें गलतियां हो सकती हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि आप देखिए, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हम हमेशा गलतियां करने से डरते हैं।
अगर आपसे जल्दी से कुछ पूछ लिया गया, आप जवाब नहीं दे पाए, तो आपको लगेगा मेरी इमेज का क्या होगा। आपको लगेगा कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग बोलेंगे लो ये तो टीचर है, इनको ये नहीं आता। अगर मान लीजिए आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं लेकिन वो उस पर्टिकुलर रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता, तो आपकी तरफ से तो वो ठीक था लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जनरली एक ह्यूमन बीइंग अपनी एक्सेप्टेंस को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करता है। इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि कहीं मैंने कोई गलती कर दी तो। और आप देखिए, अगर आप इंग्लिश के बारे में बात करें तो मैं बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमने बोरो करी है, ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है, राइट। तो जब इस लैंग्वेज के साथ हम थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं तो ना चाहते हुए भी हम एक प्रेशर में आ जाते हैं। आप कभी भी, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जो लोग हिंदी, इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज बोलते हैं, आप देखिए जब लोग अपनी मदर टंग में बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है, उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल की मेहनत होती है जो अंदर से होती हुई दिखती है फेस पे, राइट। मतलब समझ में आता है बहुत आराम से कि कोई कोशिश कर रहा है कुछ सीखे हुए को बाहर रिप्रेजेंट करने का। तो एक बड़ा मेंटल साइकी होती है, एक बहुत मेंटल प्रेशर होता है कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ, और जो ये निकला क्या ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो मेरी वीडियोस में भी मैंने इस बारे में बात की है कि जब लोग ड्रिंक कर लेते हैं या जब लोग अपने सेंसेस में नहीं होते तो वो अक्सर इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम वो जो भी करेंगे लोग उसे आराम से ना एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि पिया हुआ है तो थोड़ी सी गलती तो हो सकती है। आई होप इसको नेगेटिव सेंस में मत ले, इसको गलत राह में बिल्कुल न ले। तो कहने का केवल इतना मतलब है कि एक इंसान का सिक्योर फील करना बहुत जरूरी है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करता हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद को सिक्योर फील नहीं करेंगे तब तक आप खुद को फ्री फील नहीं करेंगे, और जब तक आप फ्री फील नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, और जब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए इस पूरी कड़ी का जो इम्पोर्टेंट भाग है वो ये कि आप अपने मेंटल मैकेनिज्म को एक कंफर्ट दें, और वो कंफर्ट ऐसा हो जिसमें आप खुद को ये समझाएं कि आप लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ हम स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन इन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश किसी इंप्रेशन के लिए नहीं बोल रहे, आप इंग्लिश लोगों पे अपना रौब जमाने के लिए नहीं बोल रहे, आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल रहे कि लोगों को पता चले कि मैडम का लेवल कितना अच्छा है, बल्कि आप इंग्लिश इसलिए बोलना चाहते हैं कि एक व्यक्ति होने के नाते मेरे पास चॉइस हो। अगर मैं कहीं इंडिया में, मैं गौतम बुद्ध नगर में रह रही हूँ, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध नगर में अगर मुझे दिल्ली जाना पड़े और किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जाना पड़े जहाँ पर लोगों को हिंदी नहीं आती या कम आती है, या मुझे लगता है कि जो मेरी लोकल लैंग्वेज है वो उनको नहीं आती होगी, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगी, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी। अगर मैं साउथ की किसी पार्ट में पहुंच जाऊंगी तो उनको तो हिंदी नहीं आएगी, मुझे तमिल नहीं आएगी, मुझे तेलुगु नहीं आएगी, तो वो कौन सी ब्रिज होगा जो मुझे और दूसरे व्यक्ति को जोड़ेगा मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। मुझे एक कप चाय चाहिए तो वो मैं कैसे मांगूंगी। तो आप ये समझिए कि आप जब भी इंग्लिश को कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये सेटअप करें कि ये आपको एम्पावर करने वाला है एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए। तो आप इंग्लिश किसी के लिए इंप्रेशन के लिए नहीं बोलना चाहते हैं, आप किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलना चाहते हैं, आप ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप कितने एलीट हैं, आप केवल इसे एक लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहते हैं, तब जब आपकी अपनी लैंग्वेज का अभाव हो, जब आपकी अपनी लैंग्वेज को समझने वाले लोग ना हो, जब आपकी अपनी लैंग्वेज उस पर्टिकुलर रीजन के स्कोप से बाहर जाती हो। तो आई होप एक बार ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और सच मानिए इंडिया में ऐसा है कि अगर आपने कोई वर्ब इधर से उधर लगा दी तो लोग आपको महसूस कराने में बिल्कुल देर नहीं करते कि यू आर रॉन्ग। आप बाहर के देशों में जाएंगे, आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू मैनचेस्टर, वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं आपकी मदर टंग को, वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप फंबल करें, आपकी कम्युनिकेशन में कहीं कोई गलती हो, आपके प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई परेशानी हो, आपकी फ्लुएंसी में कहीं कोई दिक्कत हो, तो राइट फ्रॉम यू आर इन द फ्लाइट टिल आप किसी से भी इंटरेक्शन करें, आपका पूरा कम्युनिकेशन अप्रोच पे आप अपनी पूरी जर्नी कर सकते हैं। इतना एक्सेप्टेंस होता है आपके MTI को लेके, विच इज योर मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट। तो आप देखिए जो लोग लैंग्वेज पे थोड़ी सी भी पकड़ रखते हैं, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है व्हेन आई गो फॉर शॉपिंग और व्हेन आई मीट पीपल, तो मैं 2 मिनट या 3 मिनट उनसे बात करके बता देती हूँ जी आप कानपुर से हैं, आप हैदराबाद से हैं, आप पंजाब से हैं,
क्योंकि आप जिस भी रीजन से आ रहे होते हैं ना, उस रीजन का प्रभाव होता है आपकी टोन पे, विच इज कॉल्ड योर MTI। एक नया वर्ड है आपके लिए, इसको नोट डाउन करिए, विच इज मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट। तो आप जिस भी रीजन से आते हैं, ये आपको ये रिफ्लेक्शन देता है, वो ट ड प्रोमिनेंट साउंड, किस तरह से हिंदी में हम कुछ शब्दों को बहुत जोर देके बोलते हैं, वही वो इंग्लिश में आ जाता है। और बाहर के देशों में कई बार इसको इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश भी कह देते हैं, राइट। तो कंफर्ट अपना लैंग्वेज के साथ बढ़ाना आपका एम होना चाहिए। आप अपने दिमाग में ये सेट करें कि मैं कुछ भी करने के लिए फ्री हूँ, मैं गलती करने के लिए फ्री हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप दूसरों में अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है कि आप इसे केवल एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी बात एक लैंग्वेज में दूसरे व्यक्ति तक ले जाना चाहते हैं। गलती हो सकती है, बी प्रिपेयर फॉर इट, राइट। क्योंकि हमारी 75% कवायद वहीं कम हो जाती है जहां हम डर जाते हैं कि अगर मैंने गलती कर दी तो क्या, राइट। तो अपनी साइकोलिंग्विस्टिक पे काम करिए। वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आपके लिंग्विस्टिक पार्ट को दबा देते हैं, उन पे काम करना केवल आपका काम है, राइट। तो जो भी मैं कह रही हूँ, ये आप अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने लर्नर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप लैंग्वेज के साथ अपना कंफर्ट बढ़ाएं। वो केवल ऐसे हो सकता है जब आप नेचुरल रहें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो जब आप नेचुरल रहेंगे तो आप चीजों को आसानी से सीखेंगे। जब आप प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इंग्लिश आती है और मैं ये लोगों को बता के रहूंगा या रहूंगी कि मुझे इंग्लिश आती है, सो जस्ट बी नेचुरल, राइट। तो जैसे ही आप अपने दिमाग में ये सेटिंग कर लेंगे कि मुझे कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को सीखना है, उसको अप्लाई करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, और ये इसमें मेरे लिए कुछ नया नहीं है, तो पहली चीज आपको डर नहीं लगेगा। दूसरी चीज, आप हेजिटेट फील नहीं करेंगे। तीसरी चीज, आप किसी प्रेशर में नहीं रहेंगे। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप नेचुरल रहेंगे। और सच मानिए, जो चीज नेचुरल होती है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है। अब अगर जो लोग इस बात का आपको प्रेशर देके बोलते हैं कि 90 घंटे में इंग्लिश सीखेंगे, या ये 10 सेंटेंस पढ़ लो, ये 10 वर्ड याद कर लो, आप बन जाओगे इंग्लिश के महाराजा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भले ही एक दिन में एक शब्द यूज करें, लेकिन आपको उसका यूसेज आना चाहिए। यूसेज ऑफ द लैंग्वेज इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अ प्रैक्टिकल स्किल, राइट। तो आप 10 बिल्कुल मत पढ़िए, आप कोई एक पढ़िए, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए, उसमें कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट को कनेक्ट करता होना चाहिए, कोरिलेट करता होना चाहिए, राइट। तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही एक एग्जाम्पल दिया कि थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, मैंने इसीलिए कहा था कि आप 5 बजे तक वेट करें, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, थैंक यू सो मच। तो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये कि जब शुरू में मैंने आपसे कहा कि अपने 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 नाम के फर्स्ट लेटर से कोई भी एक वर्ड दीजिए, राइट। तो आपका जो माहौल था, आपका जो एक्सपोजर था, आप जहाँ से आते हैं, आपका जिन चीजों में घिराव में आप रहते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही किसी ने पीस दिया तो किसी ने पैरेट दिया, किसी ने पीस दिया तो किसी ने पीसफुल दिया, राइट। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग इसी तरीके के माहौल में नहीं रहते। कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो कोई बहुत हाई फाई से आता है, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं तो कुछ रूरल एरियाज में जॉब करते हैं, कुछ बस से ट्रैवल करते हैं तो कुछ सेल्फ ड्राइव करते हैं। तो आप देखिए, जो बस से ड्राइव करेगा उसकी वोकैबुलरी बस में ड्राइव करते समय जो शब्द आते हैं उनसे रिलेट करेगी। जो खुद ड्राइव करता है उसकी वोकैबुलरी उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट से डील करने वाली होगी। तो इस बात को समझिए, आपको कुछ नया नहीं करना है, बस जो है, जैसे विवेकानंद जी कहते हैं ना कि whatever you have, just feel pride in that, right? तो आपको कुछ नया नहीं करना है, कोई नई किताब नहीं खरीदनी है। आप जहां भी हैं, जिस भी माहौल में हैं, कम लोगों के साथ हैं, ज्यादा लोगों के साथ हैं, घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन में है, सच मानिए, आपके चारों तरफ ऐसे हजारों तमामों ऑप्शन हैं जो आपको मदद कर सकते हैं CLT के थ्रू लैंग्वेज सीखने में, राइट। तो अपने लोकल एनवायरमेंट से बिल्कुल कनेक्ट करिए, रिलेट करिए, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करें लैंग्वेज के साथ। तो ये मुझे लगता है, ये कुछ साइको लिंग्विस्टिक के ऐसे ऑप्शन हैं। एक तो सिक्योर फील करना, अपनी मदर टंग या फिर आपकी सराउंडिंग में जो भी लोकल एनवायरमेंट में जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को रिलेट करते हुए कम्युनिकेशन के पार्ट पे लेके आइए। अब फटाफट से मैं इसको ब्रीफ करती हूँ कि वो क्या चीजें होंगी जो आपको इसमें मदद करेंगी। तो आपको, अगर आप विद्यालय में हैं, अपने लर्नर्स को ये सिखाना चाहते हैं या खुद सीखना चाहते हैं, तो try to initiate a conversation in English, right?
आप एक दिन में कोई भी एक वर्ड ले सकते हैं जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपना लैंग्वेज पार्टनर बनाएं, अपना बडी पार्टनर बनाएं। तो जैसा मैं अपने वीडियोस में भी कई बार कहती हूँ कि आप बड़ी पार्टनर बनाना एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि जब हम सीएलटी की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अपनी सराउंडिंग में जो भी इवेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज सैटरडे है और ये एक ऐसा सैटरडे है जिसमें लॉकडाउन नहीं है, तो मुझे कोई नया टॉपिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आई विल जस्ट गिव अ कॉल टू माय फ्रेंड एंड आई विल से व्हाट आर यू डूइंग एट होम, how it had been, you can talk about any damn thing. You can talk about your dresses, you can talk about what did you cook, you can talk about where did you go, you can talk about what you're doing right now, right? So there are lot many things on which you can talk about, right? तो एक लैंग्वेज पार्टनर या बड़ी पार्टनर बनाए। और मैं कहती हूँ अगर वो भी आपके पास नहीं है तो खुद अटेम्प्ट करें, जो आपने सीखा है उसको दिन में कम से कम 10 से 12 बार यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक वर्ड सीखा प्रेशर, राइट? तो आप अपना एम बना लीजिए कि आज पूरे दिन में किसी भी तरीके से मुझे ये प्रेशर वर्ड को 10 बार यूज करना है। यूसेज पे ध्यान दें, लिखना नहीं है, रटना नहीं है कि आज मैंने ये शब्द याद किया, कल ये कभी नहीं काम आता। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 10 दिन तक एक मोटी किताब पढ़ेंगे और 11वें दिन आप लगातार बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा सीखें, रिलेट करते हुए सीखें, विदाउट एनी प्रेशर सीखें, और सीएलटी को बेस बना के सीखें। कम्युनिकेशन, हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश से रिप्लेस करें, राइट? उसमें कहीं आपको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे आपसे कहना है कि एक वर्कशॉप होने वाली है तो मैं वर्कशॉप को कार्यशाला ना बोलूं, मैं वर्कशॉप बोल ही रही हूँ। मतलब हाउ आई हैव नर्चर्ड मायसेल्फ। सच मानिए, मैंने पिछली वर्कशॉप में भी ये बात कही थी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम सरकारी विद्यालयों से हुई है, और मैंने इंग्लिश को, इट इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर मी, इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं आपको जो जो बताती हूँ ये सब मैंने खुद किया हुआ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक वक्त होता था जब मेरी टीचर बोलती थी आई डोंट नो व्हाट इट मीन, राइट? तो इस आई डोंट नो व्हाट आई मीन को भी मैं हिंदी में लिखती थी, फिर हॉस्टल आके देखती थी कि आई डिक्शनरी में कैसे लिखा है, फिर इसका क्या मतलब है। आई हैड दिस लेवल, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, ट्रस्ट मी, आई हैड दिस लेवल ऑफ इंग्लिश। और जो भी मैं आपको यहाँ पर ये टिप्स बता रही हूँ, मुझे ये पता भी नहीं था कि ये टेक्निकल टर्म्स में भी कुछ होता होगा, राइट? लेकिन अब हम जब एक लैंग्वेज के साथ बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जो इसी प्रॉब्लम से होके गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, उनको ये सब फेस ना करना पड़े, राइट? तो ये हर वो चीज है जो सच में ऑल टेस्टेड, ऑल ओके टेस्टेड, मतलब इम्प्लीमेंट करी हुई है और उसके फायदे देखे हुए हैं, और आज सिचुएशन अलग है। Likewise, if you will follow the same, trust me, this will help you, right? So moral of this story is this कि आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी पर फोकस करना है, खुद को साइकोलिंग्विस्टिक जो एस्पेक्ट है उन पर तैयार करना है, अपने दिमाग पे ये एक कॉन्सेंट्रेशन लेना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं इंग्लिश को किसी एलीट लैंग्वेज की तरह या इंप्रेशन की लैंग्वेज की तरह यूज ही नहीं करने वाला या वाली। मुझे केवल इसे एक लैंग्वेज की तरह सीखना है जो मुझे एम्पावर करेगी एक ऑल्टरनेटिव देने में, जब हिंदी काम नहीं करेगी या फिर जब मेरी मदर टंग काम नहीं करेगी और मुझे लोगों से नेशनली और इंटरनेशनली कनेक्ट करना होगा। आप देखिए फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में भी कोविड के टाइम में आप नेट पे सर्च करते हैं, अच्छे कंटेंट, लोगों से कनेक्ट करना, गूगल मीट, ये वो सब कुछ इंग्लिश में है, राइट? इट इज मोर और लेस लाइक आवर नीड ऑफ द डे, राइट? तो आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ये कोई दूसरा तैयार नहीं करेगा, ये कोई 90 घंटे की क्लास तैयार नहीं करेगी, ये कोई रैपिडिक्स तैयार नहीं करने वाला। यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और आपकी अपनी कहानियां हो सकती हैं। तो आप अगर अपने विद्यालय में हैं, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लर्नर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एक्चुअल लेवल पे उनके लोकल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हुए अपॉर्चुनिटी दें कि वो सीखें। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, अभी मेरे को चाहिए कि आज का मेरा टारगेट है मैं कोई भी नए 10 थिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूं। तो मैंने एक बुक उठा ली, एक बॉटल उठा लिया, एक पेन उठा लिया, और अब मैं इसके साथ बात करूं, दिस इज माई पेन, I have a pen, this is pink in color, right? So even if I don't have a buddy partner, or even if I don't have uh, a language partner, this is going to help me, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने मेंटल मैकेनिज्म के साथ अपने वर्बल मैकेनिज्म को भी मदद कर रही हूँ। तो आई होप दिस विल हेल्प। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग का मतलब ये है कि रोल
प्लेस के थ्रू, जनरल कॉन्वर्सेशन के थ्रू, आपके सराउंडिंग में जो चीजें अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करें, अपने मेंटल मैकेनिज्म को स्ट्रांग करें, मिस्टेक करने से बिल्कुल भी ना डरे, बिल्कुल भी ना डरे। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगता है वो काम आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉल सेंटर में काम करने जाएं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, मैं सही बता रही हूँ, जो भी अगर इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो 12वीं पास करके बैठे हुए हैं या फिर अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा टाइम के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आप किसी कॉल सेंटर को ज्वाइन करें। वो 3 महीने में आपको कुछ भी ना आता हो, द मोमेंट यू विल हैव अ कस्टमर ऑन द अदर लाइन, और वो कस्टमर जब आप पे चिल्लाता है तो आप अपने आप इंग्लिश में बात करते हैं, राइट? क्योंकि वो एक गिवन सिचुएशन होती है, वो एक एनवायरमेंटल फोर्स होता है आपके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का। तो या आप खुद सीखना चाहते हैं या फिर सिचुएशन ऐसी बना दी जाए कि आप सीखेंगे ही सीखेंगे, तो ये 2 ऑप्शन है, ये आपका चॉइस है। लेकिन ये तरीके हैं जिनमें हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। सच मानिए हर जगह अभाव का प्रभाव होता है, या आपको देखना है कि आपको अपने अभाव को किस तरह से हैंडल करना है। तो आई विल फिनिश इट हियर। इसको और एम्पावर करने के लिए मेरा आकांक्षा सक्सेना यूट्यूब चैनल है, वहां पर इंग्लिश को लेकर मैंने कुछ 18-20 वीडियो शेयर किए हुए हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। आई कैन गारंटी यू कि कोई भी वीडियो आप उठाएंगे वो आपको 100% एक टिप देके जाएगा, आप उससे सीख सकते हैं। बाकी ये हमारी वर्कशॉप तो चली रही है। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस अबाउट CLT एंड व्हाटएवर आई डिड टॉक अबाउट। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप अपना माइक ऑफ करें और माइक ऑन करें, आई एम सॉरी, और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेशन? Ma'am, Rekha Kanchan ma'am has typed something. She's saying, how can I improve my vocabulary? All right, so if you talk about how you want to improve your vocabulary, the best method is to try and find, right? Which is like आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर अपनी डे का एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे हर दिन में कोई नई 5 या 10 नाम इंग्लिश में जानने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किचन में हैं तो किचन में कोई भी 5 आर्टिकल आप निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आप कोई भी 5 ऐसे मसाले निकाल लीजिए, जैसे हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट? इफ यू नो इट देन इट इज परफेक्टली फाइन, राइट? इफ यू डोंट नो इट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न द थिंग्स विच आर इन दी सराउंडिंग। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखे हुए को रिटेन करना मुश्किल है। तो जब आप अपनी लोकल सराउंडिंग से ली हुई चीजों को याद करते हैं, समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और बार बार आप उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 5 नए मसालों के नाम आपने पता लगा आपको कि एसोफोइटिडा क्या होता है, राइट? तो आप जब भी उसको नेक्स्ट टाइम जैसे उस डिब्बी को उठाएंगे हाथ में, तो आप उसको रिवाइज करने का एक मौका मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ योर वोकेबलरी वुड बी एनरिच्ड। आप अच्छे से सीख पाएंगे, उसको रिटेन भी कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। तो वो सबसे बेस्ट चीज होती है, ट्राई, फाइंड एंड लर्न। तो आप जहां भी बैठे हैं वहां पर ऐसे कोई भी 5 से 10 आर्टिकल, या आपका अपना रूल हो सकता है कि आपको एक दिन में कितने करने हैं। आई होप दिस विल हेल्प। श्वेता अग्रवाल जी मैम पूछ रही हैं, मैम माई प्रॉब्लम इज प्रोनाउंसिएशन, मीन्स हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस? तो श्वेता मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्रोनाउंसिएशन पे मैंने 2 पार्ट में 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम वावल साउंड की बात की है, फोनेटिक साउंड की बात की है हमने, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो आपको सच बताऊं, सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ लर्निंग, राइट? तो क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑडियो को सुनते हैं तो हो सकता है वो पर्टिकुलर रीजन बेस्ड हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर एक्सेंट से इम्प्रेस हो। कुछ यूएस एक्सेंट होते हैं, कुछ ब्रिटिश एक्सेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है। तो आपको एक न्यूट्रल एक्सेंट में बात करनी आनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है आप IPA को फॉलो करें, विच इज इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन अल्फाबेट। तो उसपे इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर लेटर का साउंड क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो आप ऑक्सफोर्ड के कोई भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी को उठाएंगे तो हर बार आप एक बार वो 2 वीडियोस देखिए जो मैंने शेयर किए थे इन द मंथ ऑफ जून। इनिशियल वीडियोस हैं, फोनेटिक्स के नाम पर हैं, और हर फोनेटिक चार्ट पे हर लेटर का जो साउंड है वो क्यों है, कैसे निकलेगा, इन सब में बहुत डिटेल में बात की गई है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। और फिर उस पर्टिकुलर साउंड जो आपने सीखी है उससे कम से कम कुछ 5 से 10 वर्ड वैसे ही साउंड के लेकर उनको रिपीट करें, उनको प्रैक्टिस करें। दिस इज हाउ यू कैन वर्क। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ब और व में कंफ्यूज होते हैं। So B and V, right? The moment you say, for example,
W sound, right? तो एक बड़ी अच्छी सी टिप है kiss your W's and bite your B's. So when I say welcome, so when I say kiss your W's, I want to say whenever you use a word which is going to start with W, you will do like this, right? So water, water, welcome, where. I hope this will help. Then your V sound. One is B and one is V, right? So thank you very much. तो इनिशियली आपको लगेगा कि आप बाइट कर रहे हैं अपने वीज को, लेकिन ग्रेजुअली जब आप बोलेंगे तो आपको कंफर्ट फील होगा और धीरे धीरे जो आपको इनिशियली एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ रहा है वी को बोलते हुए बाइट करने का, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा और आप एक डिफरेंशिएशन भी बना पाएंगे कि व्हेन यू से बी बॉल, वेरी, बॉल, व्हेन, राइट? तो आप अपने आप डिफरेंस फील कर पाएंगे. आई होप दिस विल हेल्प. Nisha Sharma, can you organize a quick activity which will be beneficial for all of us? Just last 1 minute. It will help us. Thank you. Why not? तो आपने अभी मुझे एक वर्ड दिया था कि आपके नाम से शुरू होने वाला कोई भी फर्स्ट लेटर, राइट? अब आपका नाम जिस लास्ट लेटर पे खत्म होता है, बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनना चाहिए. आप मुझे एक वर्ड दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है आकांक्षा, राइट? AKANSHA. तो स्टार्ट भी ए से होता है और खत्म भी ए पे होता है. तो मैं आपको एक वर्ड दूं जो स्टार्ट भी ए पे हो और खत्म भी ए पे हो, तो मैं कह सकती हूँ अट्टा, राइट? इट इज द नेम ऑफ अ मार्केट. सो लाइकवाइज यू गिव मी अ वर्ड. इट कुड बी एनीथिंग, अ नेम, अ कलर, एट्रीब्यूट और एनी समथिंग. फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपके नाम के पहला अक्षर और लास्ट अक्षर, फटाफट से. So the next question I have from ma'am, can you suggest some other activities to be used in classroom to enhance communicative language teaching? Why not? For example, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, आपके पास एक पेन है, आप हर बच्चे को इसे दीजिए और उनको फ्री छोड़ दीजिए कि वो इसके बारे में कुछ एक बात कहना चाहते हैं. ये अगर वो ऐसे भी बोलते हैं ये पेन पिंक कलर का है, तो पेन और पिंक उसने दो नए वर्ड यूज किए. जब वो ये बोल रहा है तो बाकी की क्लास के बच्चे तो सुन रहे हैं. फिर अगर किसी ने ये भी बोल दिया ये नीले रंग का लिखता है, राइट? तो अब आपका काम है एज अ टीचर उसको बताने का नीले को क्या कहते हैं इंग्लिश में. तो इट्स सेज ब्लू, राइट? तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हो सकती हैं. आप उनको पूछ सकते हैं कि उनके बैग में क्या क्या है. एक लेट्स एक्सप्लोर, राइट? तो उनके बैग में से कई सारी चीजें निकल के आएंगी. उनकी नोटबुक, उनकी बुक, उनका लंच बॉक्स, उनकी पेंसिल, फिर पेंसिल बॉक्स में बहुत सारी चीजें. तो आप उनको मौका दे रहे हैं कि जो उनके पास है वो उनको एक्सप्लोर करें. फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि यहाँ पर हर वो चीज बताओ जो व्हाइट इन कलर है, राइट? तो बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग को भी इससे बढ़ाते हैं और आपको जब लिस्टिंग करके देंगे तो वो अपनी कैटेगराइजेशन की पावर को भी बढ़ाते हैं. तो वो इंग्लिश ही नहीं सीख रहे हैं, साथ साथ में और भी बहुत मेंटल स्किल्स है जो उनकी डेवलप होती हैं. और इसके अलावा आप चिंता ना करें, हमारी वीकली वर्कशॉप होती रहेंगी और जब हम इनको फिजिकली करते थे तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी. आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपको मदद करेंगे. बिल्कुल निश्चिंत रहिए. देन आई हैव what is the best way to use idioms and phrases in our communication? You are the like phrases and idioms जो आप कहावतें और मुहावरे जो आप कहते हैं आप यूज करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन है. आप अपनी लैंग्वेज को फ्लावरिश बनाने के लिए इनको यूज करते हैं. आप जब भी इनको यूज करते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, राइट? तो जैसे आप बोलते हैं दिस इज लाइक द बोन ऑफ कंटेंशन. अब मान लीजिए आपने तो बोल के छोड़ दिया दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं उसका लेवल क्या है. तो कम्युनिकेशन के पर्पज से जब भी इंग्लिश बोले तो कोशिश करें सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करें और इजी तरीके से बात करें. क्योंकि कम्युनिकेशन का पर्पज क्या है? कम्युनिकेशन का पर्पज है कि आपने जो बोला वो सामने वाले व्यक्ति ने समझा और आपको रिप्लाई. अब अगर मैं आपके सामने इतनी हाई फाई चीजें बोलना शुरू कर दूं जो आपने कभी सुनी नहीं, आपने कभी देखी नहीं, कभी आपका उनके साथ एक्सपोजर नहीं हुआ, तो क्या बोलने का कोई फायदा है, राइट? तो idioms and phrases को यूज करते समय प्लीज मेक श्योर दैट द लैंग्वेज पार्टनर और द पार्टनर यू आर टॉकिंग विद, व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द एज, व्हाट इज द इंटरेस्ट और क्या उसका इतना एक्सपोजर है या नहीं है. और जब हम CLT की बात कर रहे हैं तो आई विल रिमाइंड यू दिस अगेन एंड अगेन दैट कम्युनिकेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ
communicating for a meaning, communicating for a purpose, right? और अगर आपने अपनी लैंग्वेज को फ्लावरिश बनाने के लिए बड़ा अलग से एक्सेंट यूज किया या इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज किए जो दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है, सच मानिए द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग इज जीरो, राइट? तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. देन what shall we do to improve our vocabulary? I think I have already given you, and don't worry, I will keep a separate workshop how to improve your vocabulary, so don't worry about it. Madam, my question is, how can I teach in a multilingual classroom? They fear English language, they speak Hindi in their home, speak with friends local language, read books in Bengali language. They have to face a lot of problem in managing those languages, and English is suffering most. I understand that. So this is what we call multilingual classroom. तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में किसी एक लैंग्वेज पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन इसका सिर्फ लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी.